हो गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चों का जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री में, इतिहास में। बातें नहीं भाई, बातें नहीं। और आज हम मौर्य वंश है का सेकंड पार्ट रहेगा। ये मौर्य वंश का सेकंड पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट है जिसमें हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने बहुत कुछ तुम्हें अशोक के बारे में बता दिया था। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख लो। अशोक का जन्म हुआ था वो 304 बीसी में हुआ था। अशोक का जन्म जो हुआ था, अशोक का जन्म में जहां तुमने लिख रखा है वही लिख लेना। जन्म जो है वो 304 बीसी में हुआ है। क्योंकि जैसे कलिंग युद्ध का मैंने बताया, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। क्या पता वो डीपली पूछने लग जाए। अशोक का जो जन्म हुआ वो 304 बीसी में हुआ भी। और अशोक ने जो मगध की गद्दी पर बैठा बैठा कब था? अभी मगध की गद्दी पर कब बैठा था? जिन बच्चों ने लिख रखा है वो ना लिखे भी, उन्हें समझ होनी चाहिए। बैठा था वो कब बैठा? कब बैठा था? 273 बीसी में बैठा था। परंतु उसका अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था वो 269 बीसी में हुआ था। राज्याभिषेक अशोक का कब हुआ था? 269 बीसी में हुआ था, अभी 4 साल के बाद। मैंने बताया भी तुम्हें, जब बिंदुसार के शासन काल में अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का था भी। अवंती का था। इसके 4 और भाई थे। बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 273 बीसी में। तो उसके बाद कहते हैं उन्होंने 4 साल पहले अपने भाइयों को निपटा दिया था। फिर ये गद्दी पे बैठता है भी। उसके बाद जो है, इसके बाद जो कलिंग है का युद्ध भी, जो कितने साल के बाद हुआ था भाई? 8 वर्ष के बाद। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई। 8 वर्ष के बाद। और कौन से, ये ध्यान रख लेना मेरे बच्चों, राज्य अभिषेक के 8 वर्ष के बाद हुआ। तो 8 माइनस कर देंगे तब कितना आ जाएगा? 261 बीसी में हुआ था। कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो 261 बीसी में हुआ था। और कितने वर्ष के बाद हुआ था? राज्य अभिषेक के 8 वर्ष के बाद हुआ था। कलिंग जो युद्ध है मैंने कल तुम्हें लिखा दिया, कल वाली वीडियो देख लेना। आज हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। अब कलिंग युद्ध का हमें ये जानकारी कहां से मिली? कलिंग है शिलालेख से मिली हमें। कौन से शिलालेख से? 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक का 13वां शिलालेख से मिलती है। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। और अशोक के कितने शिलालेख थे भी? 14 शिलालेख थे। शिला मैंने बताया भी, जैसे ये पत्थर की बनी होती है, छोटी छोटी शिलाएं होती है, उस पर लिखा होता है। अभिलेख जो बड़े पत्थरों पे ऐसे लिखा होता है। स्तंभ जो भी, जैसे ये नहीं होते स्तंभ, जैसे ऐसे बने हुए हैं, मिट्टी के बना देते हैं, लोहे के बना देते हैं, उस पर जो खुदाई किए जाते हैं वो स्तंभ होते हैं। तो शिलालेख, अभिलेख और स्तंभ। जो शिलालेख है और अभिलेख है, जो शिलालेख है वो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों पे ऐसे लिखा गया है, और जो अभिलेख है वो बड़े पत्थरों पर लिखा गया है। और जो स्तंभ है भी, जैसे हम ये पिलर नहीं कहते, इन पिलरों पे लिखा गया है बना के। क्लियर है? अशोक ने
भी अशोक के कलिंग युद्ध की जो जानकारी देता है हमें, कौन सा शिलालेख देता है? 13वां शिलालेख देता है भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और अशोक के शिलालेख कितने हैं? 14 शिलालेख है। और सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 7वां। सबसे छोटा कौन सा है? रुमिनदेई। रुमिनदेई याद रख लेना, ऐसे याद रह जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है? 7वां शिलालेख है। अब अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन से धर्म को अपना लिया था भी? लिखो भी। अशोक ने भी कलिंग युद्ध के बाद भी, ये कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अपना लिया था। परंतु ये बौद्ध धर्म से किससे प्रभावित हुए? भी बौद्ध धर्म है, लिखो भी अशोक को किसने ये बौद्ध धर्म को अपना तो लिया था, परंतु बौद्ध धर्म के बारे में बताने वाले कौन थे उसके? यही लिख लो इसके पास। अशोक को जो जानकारी देता है बौद्ध धर्म का, उनका भतीजा था भी। जानकारी जो देता है उसका भतीजा देता है, जो कौन था भी? नीग्रोथ था। नीग्रोथ उनका भतीजा था भी, नीग्रोथ था, जो किसके बारे में जानकारी देता उन्हें? बौद्ध धर्म के बारे में। और अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था भी। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? अशोक को बौद्ध धर्म की जो शिक्षा देने वाला, शिक्षा जो दी, वो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त था भी। उपगुप्त था भी। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के बारे में तो उसको किसने बताया? उसके भतीजे ने बताया भी। कौन था? नीग्रो था। परंतु उन्हें बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी वो किसने दी? बौद्ध भिक्षु जो था वो उपगुप्त था भी। चलिए ना। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इन्होंने अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। वो लिखो। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, सीधा लिख लो चाहे प्रसार लिख लेना, प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीलंका भेजा था। अशोक का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा महेंद्र था और बेटी संघमित्रा थी भी। इनको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था भी। श्रीलंका की राजधानी भी, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। दो नहीं है क्या श्रीलंका की राजधानी? कौन सी है बताओ? कोलंबो
श्री जयवर्धनम है भी। बाकी आवाज नहीं आ रही। अरे पड़ोस, मैं ये कहती पूरा विश्व अगर तुम्हें नहीं याद है, पड़ोसी भारत के पड़ोसी जो देश है उनकी तो तुम्हें टिप्स भी याद होनी चाहिए। लिखो सेकंड, श्री जयवर्धनम, श्री जयवर्धनम, जयवर्धन। कोलंबो दो है भी, बांग्ला, ये श्रीलंका की दो राजधानियां, एक कोलंबो है, एक श्री जयवर्धनम है भी। क्लियर है? श्री विजयपुरम किसकी है? किन के? अंडमान है निकोबार की। पहले कौन सी थी? पोर्ट ब्लेयर थी, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विजयपुरम कर दिया गया। क्लियर है? भारत और श्रीलंका के बीच में जो पुल है उसको किस नाम से जाना जाता है? इधर भी डॉट डॉट ऐसे बना है ना, श्रीलंका ऐसे बनी है ना, बना हुआ। क्या बोलते हैं भी उसको? राम सेतु। और किस नाम से जाना जाता है? अरे राम सेतु और किसके नाम से जाना जाता है? क्या कह रहे हो? एक बोलो दोनों में से, बताइए और किस नाम से जाना जाता है? सच में नहीं पता तुम्हें? हाँ, पाक है जल डमरू भी। किस नाम से जाना जाता है? पाक जल डमरू भी। लिख लो ये। भारत और जो श्रीलंका के बीच बातें नहीं, ये भी पीछे बातें नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच है जो पुल है वो पाक जल डमरू के नाम से जाना जाता है भी। राम सेतु भी बोला जाता है। राम जो सीता को बचाने श्रीलंका गए थे भी, वहां रावण का वध करके आए। परंतु इसका जो नाम है, राम सेतु बहुत कम पूछा जाता है, परंतु पाक जल डमरू बहुत बार एग्जाम में आया है भी। जैसे सीमा है भारत चीन के बीच, कौन सी है? अरे तुम आवाज इतनी धीरे से क्यों बोलते हो? कॉन्फिडेंस से बोलो, अगर गलत है तो गलत है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन भी, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड भी। ये दोनों आ जाओ, इधर आ जाओ दोनों, ये दोनों आए भी। सर इनको बुलाओ। कहां जा रहे हो? क्लास के बाद जाना, बैठ जाओ दोनों। आपने पूछा फिर मैडम हमें जाना है, कल भी आप चले गए थे। नहीं जाना तो जाओ, कोई बात नहीं, पर तू सर से पूछ के। काम की कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ऐसे नहीं जाते मेरे बच्चे। रिसर्च से पूछ के जाओ। आप कल दोनों भी गए थे। भारत और चीन के बीच में क्या है अभी? मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा भी। ये पवन आगे आ जा भी, आगे आ जा। और तुम्हें ये नहीं पता अभी भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं? और तुम कहते हो बस मुंह उठाया चल पड़े, हंस लिए। फिर बताओ ना, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो। भारत और श्रीलंका के बीच में भी क्या बोलते हैं सीमा को? पाक जल डमरू भी। क्लियर है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था भाई? अपने बेटा और बेटी को भी। बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम है संघमित्रा भी।
क्लियर है? आगे लिखो भी। अशोक ने जो शिलालेख स्तंभ, अभिलेख, वो किन किन भाषाओं में लिखा है वो लिखे। ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा, अरमाइका, अरमाइका, बर्मी, ख्रोस्टी, हाँ ख्रोस्टी। इन लिपियों में लिखा था भी। लिपि तो तुम जानते होंगे, लिपि क्या होती है भी? लिपि हिंदी में पढ़ा होगा। हिंदी हमें दाएं से लिखते हैं या बाएं से लिखते हैं? हिंदी बाएं से लिखी जाती है, इंग्लिश भी बाएं से लिखी जाती है। राइटिंग पहले अच्छी नहीं होती थी तो टीचर कह देते हैं ना भी लीप के, हम पहले जैसे मान लो लीपना होता है भी, जैसे हम पहले कच्चे मकान होते थे तो आंगन वगैरह लीपते थे ना, तो उसी में भाषा में ये कहा भी लिपा पोती करना, तो लिपि भी वही होती है भी, भाषा की जो लिखावट है उसको लिपि बोला जाता है। तो ख्रोस्टी, बर्मी लिपि, ये मैं मानचित्र से बता देती हूँ आपको भी, ये कहाँ कहाँ बोली गई उससे आपको ना ध्यान रह जाएगा। यहाँ अगर सीधा ही अगर मैं बताती हूँ तो याद नहीं रहेगा। मैं बना लेती हूँ, मेरे को मानचित्र तो कम ही आता है परंतु मैं बना लेती हूँ। बातें नहीं हुई, ये बात का आपको समझना है भी लिपि ये कहाँ कहाँ बोली जाती है आपको याद रह जाएगी, इस मानचित्र से याद रह जाएगी आप। जो बर्मी लिपि है वो भारत में बोली जाती है, बर्मी लिपि भारत में भी। मगध कहाँ था भी? बिहार में था। यहाँ कौन सी लिपि बोली जाती थी? बर्मी लिपि में, बर्मी लिपि में लिखी गई। बर्मी लिपि भारत की, ख्रोस्टी लिपि भी पाकिस्तान की। ख्रोस्टी लिपि उसके बाद अफगानिस्तान की अरमाइका भी, अरमाइका लिपि भी। और जो ग्रीक लिपि है, ग्रीक लिपि है भी, ये तुर्की वाला एरिया, यहाँ ग्रीक लिपि भी। ईरान इराक तुर्की वाला साइड एरिया, इस साइड ये ग्रीक लिपि। अब तुम्हें याद रह जाएगा भी ये जो शिलालेख मिले थे हमें अलग अलग जगहों से मिले हैं। अरे शिलालेख अलग अलग जगहों से मिले हैं तो याद रह जाएगा भी, बाहर से जो मिले हैं वो लगभग बर्मी लिपि में लिखे गए थे। पाकिस्तान के आसपास एरिया में मिला है, पहले पाकिस्तान अलग नहीं था, बात के साथ ही था, तो वहां कौन सी? ख्रोस्टी लिपि में लिखे गए हैं। और अफगानिस्तान से मिले हैं वहां अरमाइका लिपि भी। और जो तुर्की और इस एरिया में मिले हैं वो कौन से? ग्रीक लिपि में। तो अब आपको अंदाजा हो गया भी मगध साम्राज्य कहां तक विस्तार था भी, उनका भी कहां तक है विस्तार था। अगर तुम्हें पूछ ले भी जो ग्रीक जो लिपि की जो शिलालेख मिले हैं, बहुत कम चांस है परंतु पूछ भी सकता है, तो ग्रीक लिपि कहाँ बोली जाती है? ईरान इराक वाला तुर्की वाला एरिया भी। जो तुर्की है, अभी तुर्की की राजधानी बताई, बताया था तुम्हें एक दिन। तुर्की, तुर्की देश है, अंकारा लिखो भी। तुर्की की राजधानी क्या है?
अंकारा में, अंकारा में। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है भी। अफगानिस्तान की राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल भी। पाकिस्तान की राजधानी भी? इस्लामाबाद में। भारत की राजधानी भी? नई दिल्ली। परंतु पहली राजधानी कौन सी थी? भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कौन सी थी भी? कोलकाता थी भी। कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई भारत की राजधानी? 1912 में शिफ्ट की गई भी। 1911 में किसने घोषणा की थी? जॉर्ज पंचम ने। क्लियर? अब तुम्हें क्लियर हो गए भी। तो अशोक के शिलालेख वो कौन कौन सी लिपि में मिले भी? बर्मी, फ्रोस्टी, अरमाइका और ग्रीक लिपि में मिले थे भी। पाली और प्राकृति में बताया गया, परंतु इनमें ऑलमोस्टली ज्यादा मिले। जो बर्मी लिपि है ये कहां से कैसे शुरू होती है भी? बर्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्रोस्टी लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाएगी। लिख लो, ये भी पूछा जाता है। बर्मी लिपि जो कैसे लिखी जाती है भी? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्रोस्टी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। और जो बर्मी लिपि, सॉरी भी मैं क्रोस्टी बोल गई, क्रोस्टी जो है, क्रोस्टी जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। बाएं लिखी जाती है। पढ़ लिया मैसेज? क्या अब रिप्लाई दे दी उनको? उन्होंने मैसेज किया, तू वैसे ही बोल के दे देते। तुम्हारा ढंग नहीं है पढ़ने का ये। और तुम इतने बच्चे भी नहीं हो, एक टीचर बार बार कहे ना, टीचर को भी शर्म आने लग जाती है। छोटे बच्चे हो ना तो उसको डांटा जाता है भाई। और तुम्हारा ये हो जाएगा वो बस, फिर टीचर दुश्मन बन जाता है भी। एक दो बार कहे ना फिर उसका टीचर दुश्मन बन जाता है भी। हमें क्यों कहा जाता है? चलो भी। लिख लिया भी सभी ने? अरे लिख लिया सभी ने? कौन कौन सी भाषा में उनके शिलालेख लिखे गए हैं अभी? अब लिखे। एक बात और बतानी थी तुम्हें, शिलालेख लिखे भी। शिलालेख की खोज किसने की थी पहले भी? शिलालेख के बारे में जो जानकारी दी थी हमें, शिलालेखों की खोज है किसने की थी? लिखो। अशोक के, अशोक के शिला शिलालेख लेख के सबसे पहले खोज में, सबसे पहले सबसे पहले खोज भी 1750 में हुई थी भी। 1750 में हुई थी। टी पैंथलर ने की थी भी। टी पैंथलर ने, टी पैंथलर ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भी। जो शिलालेख की खोज है, अशोक के शिलालेख की खोज है सबसे पहले कब की गई भी? 1750 में की गई। और किसने की? टी पैंथलर ने की थी। परंतु सबसे पहले इनको पढ़ा किसने? लिखो भी। 1837 में जेम्स प्रीसेंस ने भी। लिखो। अशोक के शिला लेख को सबसे पहले
पहले पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा 1837 में भी, 1837 है, 75 नहीं है, 37, 1837 में पढ़ा गया। किसने पढ़ा भी? जेम्स प्रिंसेस ने भी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे गए हैं। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? पैंथलन ने की थी। और कब की? 1750 में। और सबसे पहले इनको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 में भी। अब हम करेंगे अशोक के जो प्रमुख शिलालेख है, भी उन्होंने जो पढ़ते हो आप भी जैसे हम टोपरा हरियाणा का पढ़ते हैं, भी टोपरा से दिल्ली किसने शिफ्ट किया, तो ऐसे हम 7 जो है उनके शिलालेख पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन है पूछे ही जाते हैं भी। लिखो, मैन हेडिंग डालो भी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल बर्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के स्तंभ लेख भी, स्तंभ लेख की संख्या कितनी है भी? 7 है भी। कितनी है? 7 है भी। और ये कौन सी भाषा में लिखे गए स्तंभ लेख? बर्मी लिपि। कहाँ बोली जाती है ये? भारत में भी लिखी है। 7 स्तंभ लेख लिखे इसमें। पहला लिखे भी प्रयाग स्तंभ लेख, फर्स्ट लिखे प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख ये कौशाम्बी में स्थित है भी। ये जो है प्रयाग स्तंभ लेख है, ये कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी में स्थित है भी। परंतु अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था भी। अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था भी। पूछ सकता है भी जो प्रयाग स्तंभ लेख था वो कहाँ, अशोक ने कहाँ बनवाया था? कौशाम्बी में। परंतु अकबर ने उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? इलाहाबाद के किले में भी। उसके बाद लिखे सेकंड दिल्ली टोपरा अभिलेख भी, जो हमारे हरियाणा से संबंधित अभी। दिल्ली टोपरा अभिलेख में दिल्ली में अगली बात, एक मिनट, दिल्ली टोपरा अभिलेख भी। टोपरा अभिलेख जो है ये कहां स्थित है अभी? ये हरियाणा के अब सुन लेना भी, इसका फैक्ट पहले सुन लेना फिर लिखना। ये हरियाणा के अंबाला में था भी, पहले लिखना नहीं है तुम्हें, सुनना है। ये हरियाणा के अंबाला में था।
परंतु अंबाला से यमुनानगर अलग हो गया। अंबाला जिले से यमुनानगर है अलग जिला बन गया भाई। नगर जिला किन से अलग होकर जिला बना था भाई? अंबाला से। तो जो टोपरा स्थान था ना अंबाला में, वो कहाँ चला गया? यमुनानगर में। तो दोनों लिखने हैं तुम्हें जिले। हो सकता है भी एग्जाम में अंबाला दे दे, यमुनानगर ना दे, हो सकता है भी वर्तमान का यमुनानगर दे दे। अब जो टोपरा स्थान जो पड़ता था, ये दिल्ली टोपरा है ना, उसका नाम नहीं है, दिल्ली टोपरा स्थान पे बनाया गया था। ये टोपरा स्थान भी जो कहां पड़ता था? अंबाला में। परंतु अंबाला से यमुनानगर है अलग जिला बन गया, और वो जो स्थान पड़ता था वो कहां चला गया? यमुनानगर में। क्लियर है? हरियाणा के लिखो, हरियाणा के अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में, ये ब्रैकेट में लिख लेना भी, अंबाला के तुम यमुनानगर ब्रैकेट में लिख लेना उसके पीछे। अंबाला जिले के, सॉरी भी, अंबाला जिले में स्थित था भी, अंबाला जिले में स्थित था भी। और इसे इसे फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक ने टोपरा से उठाकर दिल्ली लाया गया भी। दिल्ली जो लेके आने वाला था भी, तो अंबाला के टोपरा से उठाकर उन्होंने दिल्ली ले आया। कौन भी? फिरोज शाह तुगलक भी दिल्ली में स्थापित कर दिया था भी। स्थापित है कर दिया था किसने भी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये ध्यान रखना कि टोपरा से दिल्ली लेके आने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे भी। तो ध्यान रखना भी, अगर अंबाला पूछे, अंबाला में था, अंबाला ऑप्शन में ही ना हो तो यमुनानगर पे चले जाना। अगर आप ये कह दो मैडम दोनों ही आ जाए, तो अंबाला बेस्ट माना गया अभी दोनों में, क्योंकि उसके पास हमारे पास सोल्यूशन भी है। क्योंकि अब है जो टोपरा स्थान पड़ता था वो अब यमुनानगर में आ गया। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? उसके बाद लिखो दिल्ली मेरठ स्तंभ, जो पहले मेरठ में स्थित था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया भी। थर्ड लिखो थर्ड भाई, दिल्ली मेरठ भी, मेरठ स्तंभ, यह मेरठ में स्थित था भी, मेरठ में स्थित था। परंतु परंतु फिरोज शाह तुगलक ने इसे मेरठ से दिल्ली स्थापित कर दिया था भी। दिल्ली स्थापित कर दिया था भी, कर दिया था। दिल्ली स्थापित कर दिया था। आगे लिखे। क्लियर है? लिख लिया सभी ने? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद लिखे फोर्थ, लिखे रामपुर हुआ भी, फोर्थ लिखे रामपुर हुआ भी स्तंभ। ऊपर वाले जो तीन मैंने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए, तीनों ऊपर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामपुरवा नहीं पूछा गया, परंतु ये पूछा गया है भी जो अशोक के स्तंभ कितने थे, संख्या में कितने थे भी, और उनकी भाषा कौन सी थी? बर्मी लिपि थी।
रामपुरवा लिखे। ये स्तंभ चंपारण बिहार में स्थापित है। ये जो स्तंभ है ये चंपारण है। चंपारण बिहार में स्थापित है भी। ऊपर वाले तीनों ही शिफ्ट किए गए, वहां से क्वेश्चन पूछे गए, मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों। रामपुरवा जो है कहाँ है भी, ये चंपारण में है भी। चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है भी। उसके बाद लिखिए चंपारण से कुछ याद आया तुम्हें, क्या है चंपारण? क्या है चंपारण आंदोलन? चंपारण आंदोलन क्या था? नील की खेती से संबंधित था। वेरी गुड भी। पवन बोल रहा है क्या ये? चंपारण आंदोलन भी जो किसने किया था? महात्मा गांधी का पहला था। कब हुआ? महात्मा गांधी, क्योंकि चंपारण आया तो उसके बारे में जानकारी जरूरी है। तीन मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको लिखा दिए। उसके बाद वो तो लिखने ही है, रट्टा ही मारना। उसके बाद लिखो महात्मा गांधी कब आया अभी भारत? 1915 में आए। कौन सी तारीख को आए? 9 जनवरी। 9 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे वे। उसके बाद उन्होंने 16 से ही आंदोलन शुरू हो गए। 1916 में इसका पहला आंदोलन कौन सा भी? 1917 में, फिर 1918 में, 1919 में, और 1919 में और 20 में भी चलेगा आगे। चलो 16 में कौन सा था भाई? तुम कह रहे थे ना 16 में चंपारण था। 17 में था। 16 में कौन सा था भाई बताए? 17 में कन्फर्म है? देखो 1917 में चंपारण आंदोलन में जो किससे संबंधित था भाई? नील की खेती भी, जो एक बार जमीन पे लगा दी जाती थी उसके बाद उस पर अन्य कोई फसल नहीं होती थी। 18 में लिखे भी खेड़ा आंदोलन। आंदोलन 1919 में क्या हुआ भाई? 1919 में क्या आया था भाई? रोल टैक्स आया था। और क्या आया था भाई? मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड भी, जो हमने क्राउन रूल्स पढ़े थे उसमें पढ़ा था। रोल टैक्स क्या था भाई? ये मैंने बीच में क्यों ये लिया, मेरा मकसद था भाई एनटीपीसी वाले बच्चे बैठे हैं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चंपारण का नाम आ गया, अब जो नेक्स्ट है वो दोनों ही चंपारण में है, तो उसकी बात ध्यान रखना। 1917 में महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ बताना था परंतु ये आंदोलन बताना जरूरी थे। 1917 में चंपारण आंदोलन जो किससे संबंधित था? नेल की खेती। 1918 में खेड़ा आंदोलन भी। उसके बाद 1919 में रोल टैक्ट आया। रोल टैक्ट क्या था भी? शक के आधार पर है गिरफ्तार करना भी। और इसके फिर 1919 में कौन सा कांड होता है भी?
जलियांवाला हत्याकांड भी कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी। किसने करवाया था ये? किसने करवाया ये? डायर है जनरल ने। और इसका बदला किसने लिया था फिर? डायर जनरल को किसने मारा? किसने मारा था? भगत सिंह ने नहीं मारा। लड़कों को तो पीछे वालों में तो आज ही नहीं आ रही। किसने मारा? जो ये है यूके में एक सम्मेलन में डायर स्पीच दे रहे थे, उधम सिंह ने जो रिवॉल्वर थी वो बुक्स में इस तरीके से सेट के बीच में से उनको बुक्स लेके वहां और उन्होंने सामने से गोली मारी थी। जो जनरल डायर को इस उसी के देश में उधम सिंह ने मारा था भी। लिख लो, जनरल डायर की हत्या हुई, हत्या शहीद उधम सिंह। उधम सिंह उन्हीं के देश में जाके, भगत सिंह ने नहीं मारा। ये थी भी बदले की आग। तो जैसे अब वो सोफिया कौन थी, वो हरियाणा की सोफिया थी ना, सोफिया मुस्लिम है ना। हाँ, फिर कमेंट क्या किया अभी, पहले उसकी बहादुरी की चर्चा, नारी शक्ति पूरा चढ़ा दिया, उसके बाद फिर कहा ये आतंकवादियों की तो बहन थी। ये है हमारा देश। कहते हैं भी एक मतलब देख, मैं ये नहीं कहती भी जात पात है, जैसे खान सर है, खान सर भी मुस्लिम है क्या? अरे मुस्लिम ही होगा। बहुत सारे ऐसे हमारे जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे है मुस्लिम है। तो मतलब तो एक उस मतलब उस महिला को क्या लगा होगा, उन्होंने जब ये पढ़ा होगा, उन्होंने जो 22 तारीख को घटना हुई थी क्या, 22 को ये पहलगाम की, और 23 को वो चली गई थी क्या, या उसी रात चली गई? नहीं, 23 को गई, 23 को गई। उसके बाद उन्होंने बहुत चर्चाएं, हमारी सोशल मीडिया ने उसको वायरल किया। फिर उसके बाद में लिखा गया भी ये आतंकवादियों की बहन थी। और वो एक अच्छे खासे मतलब राजनेता लिखा, उसका कमेंट आया है, आपने देखा होगा, उनका वायरल हुआ था। फिर उन्होंने माफी मांगी। शब्द जो एक ऐसी चीज है, किसी ने कहा ना, मुंह से निकले हुए शब्द, और जो घोड़ा पकड़ ले एक बार और मकोड़ा पकड़ ले, ये कभी छोड़ते नहीं ना, छोड़ तो गए मतलब वापिस नहीं लिए जाते। घोड़ा पकड़ना जानता है, छोड़ना नहीं जानता, तभी तो डरते हैं लोग। और जैसे ये मकोड़े नहीं होते हमारे जैसे घरों में, सर्दियों ये मौसम होता है तब निकलते हैं, हम वो लक्ष्मण रेखा खींच के इनसे पीछा छुटाते हैं। कीड़ी भी जो भी लगा लो। और रोड़ा, घोड़ा, मकोड़ा, रोड़ा और सबद, इतने खतरनाक प्राणी है ये। और हमें गुस्से में ये पता नहीं आता भी हम क्या बोल रहे हैं। गुस्सा ये भी होता है ना भी कोई चीज को लेके, तो हमें समझ में नहीं आता हम बोल क्या रहे हैं। उसके बाद पछतावा होता तो ये वापिस भी नहीं लिए जाते। हम कोई पत्थर को फेंक दिए एक बार, वापिस खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। शब्द बोल दिया, वापिस ले सकते हैं? उसके बाद हमारा क्या रहता है, सॉरी। तो पहले कुछ एक शब्द है भी, आप थोड़ा सा मतलब जैसे मतलब आप फ्रेंड सर्कल में रह रहे हो, यहाँ जैसे आ रहे हो अकेडमी में, अलग अलग गांव से हो, अलग अलग इन्वायरमेंट है, मस्ती क्या करो रही, तुम ऐसे मत क्या करो भाई, ये ऐसा कौन है, मतलब एक फैमिली सी बन जाती है। सारे अपने परिवार की तरह रहा करो। ऐसे नहीं है भी हम तुम घृणा घृणा ज्यादा करते हैं बच्चों को, मैंने देखा है जलस फील होती है एक दूसरे से, ये मत क्या करो। नहीं मिलोगे, 2 साल के बाद तुम इकट्ठे नहीं मिलोगे, और 10 साल के बाद तो पता ही नहीं कि तुम कहां कहां चलो जाओ।
एक गांव में रहते ही नहीं मिल सकते हम। तो क्लियर अभी। उसके बाद जो है ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद कौन सा आंदोलन चला 1920 में? 1920 में ऐसे हो आंदोलन। आंदोलन ऐसे हो आंदोलन कब चला भाई? 1920 में। इसको वापस कब ले लिया गया था भाई? 1922 में। क्यों भी? चोरा चोरी कांड के कारण। चोरा चोरी जो कहते हैं भी एक पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी, कहते भी हम 20-22 जो सिपाही थे वो जल गए थे, तो उसके कारण महात्मा गांधी ने इसे वापिस ले लिया था। और ये उस टाइम हमारा देश लगभग आजाद हो जाता, अगर ये महात्मा गांधी वापिस नहीं लेते ना तो ये थी भी संभावना। तो इसके बाद जो जो दल थे हमारे वो बंटने लगे थे। महात्मा गांधी जो क्या थे भाई, सत्य के राह पे चलने वाले, भाई अहिंसा ना करो, और सत्य की राय पे आजकल लोग मानते नहीं। तो भगत सिंह और जो उसके बाद जो है उनका गुट अलग हो गया था, मानते थे महात्मा गांधी को, परंतु उनके विचार अलग हो गए भी, ऐसे हमें आजादी नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना भी। 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। 9 जनवरी को हम कौन सा डे बनाते हैं? प्रवासी दिवस बनाते हैं भी। और 17 से उसके जो है आंदोलनों की शुरुआत होती है। पहले चंपारण, फिर खेड़ा, और फिर रोल्ट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद है असहयोग आंदोलन भी। ये इनके कंटिन्यू थी भी। और चंपारण में उन्होंने सफलता पा ली थी भी, उन जो है लगभग जो सफलता मिली थी। और खेड़ा आंदोलन भी उन्हें, खेड़ा आंदोलन था भी कर वगैरह में छूट कर, खेड़ा आंदोलन था वो कर वगैरह में छूट करना था। क्लियर? और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो कहाँ थे हम, क्या पढ़ रहे थे अशोक के बारे में? सम पढ़ रहे थे। लिखो आगे 5वें नंबर का लिखो। 5वें नंबर का लिखो। लोरिया अरे राजवी, लोरिया अरे राजवी, ऊपर वाले तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों ही करने हैं। ये तुम लिख वैसे लोग आते नहीं है, बहुत कम रियल केस है। लोरिया अरे राजवी, ये भी चंपारण में स्थित था। चंपारण है बिहार में भी। आगे लिखो लोरिया नंदगढ़वी, लोरिया नंदगढ़वी, ये भी चंपारण में था। ये कौन सी भाषा में लिखे गए थे भी सभी? परवी लिखे हुए। कहते हैं भी इस स्तंभ पर मोर चित्र बना हुआ था। इस लोरिया नंदगढ़ स्तंभ पर मोर चित्र बना हुआ था। बना हुआ था। अंतिम नहीं लिखना, बस इतने करने। स्टार्टिंग वाले 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी बस लिख लेना सारे सारे चंपारण में। स्टार्टिंग के जो थे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर पूछ ले स्तंभों की संख्या पूछी गई है और कौन सी भाषा में, कौन सी लिपि में लिखे गए थे, तो उनके बारे में पूछा गया है। उसके बाद है शिलालेख कितने थे उनके? 14 थे। अब जो हमारा रह गया अभी कला रहेगी, मौर्यांतर जो कला है, शैलियां हैं वो रहेगी। वो हम पूरा का पूरा ये मौर्य काल जो है करके आगे जो शुंग वंश आ गया, अशोक से संबंधित तुम्हें इतना ही करना है। मौर्य वंश जो है, अब उसके बाद शुंग वंश आएगा,
बंस करेंगे, उनका छोटी छोटी बंस रहेंगे वो करेंगे। अशोक से संबंधित तुम्हें इतना करना है। जो शिलालेख 14 की बात है तो वो मैं भेज दूंगी, सर को बोल दूंगी, फोटो खींच के पीडीएफ दे देंगे तुम्हें। पूछा नहीं जाता, बस इतना ही पूछा जाता है भी जो है अशोक के कितने शिलालेख थे, कितने थे, 14 शिलालेख थे। स्तंभ कितने थे, 7 थे भी। वो पीडीएफ में भिजवा दूंगी, एक बार उनको पढ़ लेना। वो रट्टा भी कैसे ना बात पूछते नहीं, परंतु इतने जो है कलिंग युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है। कलिंग युद्ध के बारे में सारी की सारी कहानी। कलिंग वर्तमान में कहां पड़ता है भी, ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी भारत में चिल्का, कौन कहां भी स्थित, ओडिशा में। वेरी गुड। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी चिल्का झील है। चिल्का झील है जो कहां पड़ती है, ओडिशा में पड़ती है। ये क्वेश्चन मेरे बताने का मतलब है भी क्योंकि एनटीपीसी के बच्चे हैं जिनका एग्जाम है, तो इन तक हम पहुंचेंगे तब तक टाइम लग जाएगा। तो बीच में जैसे इनका अगर कोई आ जाए, जैसे ओडिशा का आ गया, तो ओडिशा के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं। और ओडिशा जो चिल्का झील है, ये पहली, अगर रामसर साइड में पहली जो भारत का जो कोई स्थान जो शामिल होने वाला यही है भी, चिल्का झील है। भारत में रामसर साइड में पहला जो स्थान है शामिल हुआ था वो कौन सा था भी, चिल्का झील को भी। रामसर साइड क्या है भी, बताया तुमने? अरे रामसर साइड के बारे में बताया था। आदर भूमि। आदर भूमि डे कौन सी तारीख को मनाते हैं, 2 फरवरी को भी। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। कितनी रामसर साइड हो चुकी है, कितनी रामसर साइड हो चुकी है, 89 भी। सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में। हरियाणा की भी है क्या कोई, हरियाणा की 2 रामसर साइट कौन कौन सी है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय और है भिंडावास झील भी। भिंडावास झील कहाँ है, झज्जर में। तो ये ध्यान रखना, ये पूछेगा भी। उसके बाद हमने अशोक शुरू किया भाई। अशोक का जन्म है 304 बीसी में हुआ और ये गद्दी पे बैठा था 273 बीसी में। और इनका राज्याभिषेक 4 साल के बाद हुआ भी 269 बीसी में। और जो उसके बाद राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा भी, कलिंग का। और कलिंग युद्ध के बाद इनका ना जो हृदय परिवर्तन हो जाता है भी, तो ये कौन से धर्म को अपना लिया था भी, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध की हमें जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, 13वें शिलालेख से मिलती है। और बौद्ध धर्म को अपनाने मतलब बौद्ध धर्म के बारे में इसको बताया किसने था, उसके भतीजे नीग्रोथ ने। और बौद्ध शिक्षा उन्होंने किससे ली, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से ली थी। क्लियर है। उसके बाद अशोक है ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने बेटा और बेटी को कहां भेजा था भी, श्रीलंका भेजा था भी। श्रीलंका की राजधानी भी जयवर्धनम। और श्रीलंका और भारत के बीच में जो सीमा है वो कौन सी है भी, पाक जलबंधु के नाम से जाना जाता है और है राम सेतु भी। उसके बाद अशोक के जो शिलालेख स्तंभ और है अभिलेख है वो कौन कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, बर्मी, फ्रोस्टी और है कौन कौन सी, बर्मी, फ्रोस्टी और अरमाइका और है ग्रीक भी। ग्रीक कहाँ बोली जाती है, लिपि कहाँ लिखी जाती है, चलो रिपीट करो। तुर्की जो है, तुर्की की राजधानी भी, तुर्की की राजधानी, भारत की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की। अशोक के शिलालेख की सबसे पहले खोज किसने की थी, 1750 में टी टैंकलर ने की थी। और सबसे पहले पढ़ा किसने था भी, जेम्स है प्रीसेंस ने भी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है भी। कौन सा सारनाथ, एक मिनट अब बताएंगे। जो प्रयाग स्तंभ था कहां स्थित था भी, प्रयाग स्तंभ कहां स्थित था,
कौशाम्बी में। कौशाम्बी से इसको कहां शिफ्ट किया गया? इलाहाबाद किले में। किसने किया? अकबर ने। टोपरा स्तंभ था वो कहां स्थित था? अंबाला में। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। अंबाला से इसे दिल्ली किसने शिफ्ट किया? दिल्ली मेरठ जो स्तंभ था वो कहां स्थित था? मेरठ में। मेरठ से इसे मेरठ से दिल्ली किसने शिफ्ट किया भाई? बड़ी सेवा हो रही है अभी। चलो, ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट थे, बाकी तुम पढ़ लेना भी। हमारा अशोक जो है समाप्त हो गया और ये बंद कर दो। थैंक यू।